नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे बहू की असलियत पता चलते ही आखिर पिता ने ऐसा क्या फैसला लिया। पापा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? एक बार में शहर में पूरी तरह से सेटल हो जाओ, कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो मैं पक्का आपको अपने साथ शहर लेकर चलूँगा। अभी तो मैं खुद ही एक कमरे के घर में किराए पर रहता हूँ। आप कुछ टाइम के लिए और नौकरी कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़े पैसों से मदद हो जाएगी। पर बेटा, मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होता। मालिक भी कह रहे थे कि अब वह मेरी जगह किसी और को रख रहे हैं। मेरा शरीर भी अब जवाब दे चुका है। इन बूढ़ी हड्डियों में अब बिल्कुल साहस नहीं रहा। महेंद्र जी ने नम आंखों से अपने बेटे अभय से कहा, लेकिन अभय अपने पिता पर गुस्सा कर बोला, मैं भी क्या करूं? मेरी भी इतनी कमाई नहीं है कि मैं आपको निठल्ले बैठाकर खवा सकूं। अपने बेटे की बातें सुनकर महेंद्र जी आश्चर्यचकित थे। दूसरे ही पल अभय संभलते हुए बोला, माफ कीजिए पापा, मेरा यह मतलब नहीं था, पर आप मेरी भी मजबूरी समझिए। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च मेरे अकेले की कमाई से पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपसे पैसों की मदद लेता हूँ। और अगर शहर में मेरी नौकरी का सवाल नहीं होता तो मैं कब का सब छोड़कर आपके पास आ जाता, क्योंकि रोज और इतनी दूर गांव से शहर नौकरी करना जाना संभव नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं आपको भी अपने साथ शहर ले चलूँगा। और मेरे मालिक ने भी कहा है कि वे कुछ महीनों बाद मेरी सैलरी डबल कर देंगे, पर तब तक आप मेरे साथ चलने की जिद छोड़कर यहीं ठाकुर जी के पास नौकरी कीजिए। और किस चीज़ की कमी है यहाँ आपको? ठाकुर जी आपको नौकर नहीं, अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। उनके बच्चे आपको कितना मान सम्मान देते हैं। अभय ने अपने जवान में शहद घोलते हुए बहुत ही प्यार से अपने पिता को समझाते हुए कहा, पर बेटा, मुझसे पूरे दिन में बस 1-2 काम ही हो पाते हैं, पर मालिक फिर भी मुझे पूरी पगार देते हैं। वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब इन लोगों पर बोझ बनता जा रहा हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसलिए कह रहा था कि तुम मुझे अपने साथ शहर ले चल। महेंद्र जी ने बड़े उम्मीद से अपने बेटे की आंखों में देखते हुए अपने मन की बात कही। अबे अपने पिता पर चिल्लाकर बोला, पापा, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हैं, या फिर समझना ही नहीं चाहते? आपको अपने बेटे की मजबूरी समझने से ज़्यादा अपने मालिक की भावनाओं की कदर है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महेंद्र जी दंग रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो अभय को इतना गुस्सा आ गया। महेंद्र जी ही आज तक काम करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। महेंद्र जी एक अंगूठा छाप इंसान थे। गरीबी नाम के पहाड़ ने उन्हें अंदर तक पहले ही तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने हर अग्नि परीक्षा को पार किया। महेंद्र जी ठाकुर साहब के यहाँ काम करते थे। ठाकुर साहब भी बड़े ही नेक दिल इंसान हैं। उन्होंने कभी भी महेंद्र जी को अपने घर का नौकर नहीं समझा। उनके घर का हर सदस्य महेंद्र जी से प्रेम करता था। अभय बेटे को जन्म देते ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, तो महेंद्र जी ने ही बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटे की नौकरी लगाने के बाद भी वह अपनी पूरी तनख्वाह बेटे के पास शहर पहुंचा देते थे। लेकिन अब कुछ महीनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस बार बेटा जब उनसे मिलने आया तो उन्होंने बेटे से अपने मन की बात कही कि अभय उन्हें अपने साथ शहर लेकर चले। पर पता नहीं क्यों अपने पिता की बात सुनकर वह भड़क उठा। आवाज सुनकर वहां ठाकुर साहब भी आ गए और अभय से कड़क आवाज में बोले, अभय, यह क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? क्या यही संस्कार है तुम्हारे? पिता से इस तरह से बात करते हैं? ठाकुर साहब को सामने देख अभय सक पका गया और मन में सोचने लगा कि
अगर मेरी मंशा उन्हें पता चल गई तो सारी योजना असफल हो जाएगी। और अपने आप को अच्छा साबित करते हुए बोला, मैं बाबूजी पर इसलिए नाराज हो रहा हूँ चाचा जी कि वो अपना ध्यान ही नहीं रखते। उनकी तबीयत आजकल खराब रहती है, दवाई नहीं लेते। मुझे बस शहर में रहते हुए भी दिन रात बाबूजी की फिक्र लगी रहती है। अभय ने ठाकुर साहब के सामने अच्छा बेटा बनने का दिखावा करते हुए कहा। ठाकुर जी मुस्कुराते ही बोले, अच्छा यह बात है, बड़ा अच्छा लगा बेटा अपने पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर। वह अभय की असलियत समझ ही नहीं पाए, बल्कि महेंद्र जी अपने बेटे का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। अभय ने तो उनकी दवाई के बारे में उसे कुछ कहा भी नहीं था। वह तो उनको कुछ महीने और यहाँ काम करने के लिए कह रहा था। अभय की नज़र जैसे ही अपने पिता पर पड़ी तो वह डर गया और उन्हें आंखें दिखाने लगा कि उसके पिता कहीं ठाकुर साहब को बता ना दे कि वह ज़बरदस्ती उनसे काम करवाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। इसलिए अभय ने जल्दी से बात कर रुख बदलते हुए कहा, चाचा जी अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मैं तो पापा को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, पर उन्होंने कहा कि वह आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मैंने उनकी बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है आप यहाँ रहिए, मैं आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन वे मुझसे कहने लगे कि मुझे उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मालिक और मालकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इस तरह की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी तकलीफ देखकर मुझे तकलीफ होती है और पापा मुझे पराया समझते हैं। इसलिए उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, और कोई बात नहीं है। अरे महेंद्र जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, वरना आजकल के बेटे तो बुढ़ापे में अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं और कभी पलटकर भी उनकी तरफ नहीं देखते। और तुम्हारा बेटा हर महीने तुमसे मिलने आता रहता है। तुम्हें तो उसके साथ चले जाना चाहिए, और तुम बेटे के साथ जाने से मना कर रहे हो तो बेटे को तो गुस्सा आएगा ही। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए बोले। ठाकुर साहब की बातें सुनकर अभय घबराया कि कहीं उसका ही दांव उल्टा ना पड़ जाए। अगर पापा ने सब कुछ ठाकुर साहब के सामने बता दिया और पापा को मेरे साथ भेज दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसके घर में तबाही मच जाएगी। यहाँ आते समय उसकी पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर वह अपने पिता को यहाँ लेकर आया तो वह उसी वक्त सब कुछ छोड़कर मायके चली जाएगी। अब वह अपने पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। उसे भी अपने पिता से कोई मतलब नहीं था, उसे तो सिर्फ उनके पैसों से मतलब था। अब वह पिता से मिलने नहीं बल्कि उनकी तनख्वाह लेने ही उनसे मिलने आता था। इसलिए वह हमेशा अपने पिता के सामने ऐसा झूठा दिखावा करता था कि वह उनकी तनख्वाह कम है और उससे अपनी कमाई में घर का खर्चा पूरा नहीं होता। इसलिए वह मजबूरी में उनसे पैसे लेता है। और पिता भी अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर अपनी पूरी तनख्वाह अपने बेटे को दे देते, क्योंकि ठाकुर साहब के यहाँ उन्हें नौकरी के साथ साथ सब कुछ फ्री में मिलता था और उनकी तनख्वाह बच जाती थी। लेकिन जब महेंद्र जी ने एक दो बार अपने बेटे से कहा कि बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, इसलिए वह नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ शहर रहना चाहता है, पर अभय अपने पिता को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ अपने पिता की तनख्वाह से मतलब था। पिता जिंदा रहे या मरे, उसे कोई लेना देना नहीं। अभय ने अपनी बातों में घोलते हुए कहा, चाचा जी आप सही कह रहे थे, मुझे उन पर नाराज नहीं होना चाहिए था। वहाँ पापा का शहर में एक कमरे के घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनको यहाँ आपके साथ इतने बड़े घर में रहने की आदत जो है। शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता,
पापा वहां जाकर वैसे ही परेशान हो जाएंगे। मैं पापा की बात को समझ नहीं सका। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी आपको अपने साथ चलने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और 1 साल बाद जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं किसी अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर ले लूंगा, जहाँ अच्छे लोग होंगे, पार्क होगा। तब मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। अभय की बात सुनकर महेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा है कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। महेंद्र यह सोचने लगा कि मैंने तो खुद अभय के साथ शहर चलने के लिए कहा है, लेकिन वह मालिक के सामने ऐसा जता रहा है कि वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है और मैं उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहता, वे सिर्फ मुझे बहला रहा है। उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से मतलब है। पर दूसरे ही पल महेंद्र जी के मन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ अपने बेटे के बारे में। वो सही तो कह रहा है। अगर मैं वहाँ उसके साथ चला गया तो उस पर बोझ बन जाऊंगा और वहाँ जाकर अभय मुझे काम भी नहीं करने देगा। मुझे अपने बेटे की बात को समझना चाहिए और उसे मालिक के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो ठीक कह रहा है अभय, मेरे वहाँ एक कमरे के घर में दम घुट जाएगा। मैं भी यहीं रहूँगा। जब तू बड़ा घर ले लेगा तब मैं तेरे साथ जाऊँगा। महेंद्र जी ने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा। तो ठाकुर जी भी बोले, महेंद्र, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे रहने से हमारे घर में रौनक बनी रहती है। और अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं, कहकर ठाकुर साहब वहाँ से चले गए। ठाकुर जी के जाते ही अभय अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, थैंक यू पापा, आपने मुझे चाचा जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। बस 1 साल की बात है, इसके बाद मैं आपको अपने साथ वहाँ लेकर चलूँगा। पापा, एक बात और कहनी थी, सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं। क्या कहना है बेटा, कैसा संकोच? महेंद्र जी ने अपने बेटे से मुस्कुराता हुआ पूछा। पापा, अब 1 साल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे कंपनी में ज़्यादा काम करना होगा, तभी मेरी तरक्की होगी। इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे पैसे की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरी ये परेशानी भी दूर कर सकते हैं। अभय ने बहुत ही मासूमियत से कहा, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, जो महेंद्र जी को नहीं दिखा, क्योंकि उनकी आंखों पर तो बेटे के प्यार की पट्टी बनी थी। बता, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए, जिससे तेरी परेशानी दूर हो जाए? महेंद्र जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पापा, अगर आप चाचा जी से कह दे कि वह आपकी तनख्वाह सीधे मेरे अकाउंट में ही डाल दिया करे। अरे बेटा, अपने पिता से अपनी परेशानी बताने में कैसा संकोच? मैं मालिक से कह दूंगा कि वह मेरी तनख्वाह तुम्हारे अकाउंट में ही जमा कर दिया करें। महेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद अभय अपने पिता से विदा लेकर शहर चला गया। महेंद्र जी अपने बेटे को जाते हुए बस देखते रह गए। अभय जब शहर अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी ने घूरते हुए पूछा, अपने बूढ़े पिता को तो नहीं उठा लाए हो? नहीं डार्लिंग, तुमने मना किया था तो मैं उन्हें कैसे देकर आता। अब तो मुझे उनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा। उनकी तनख्वाह सीधे मेरे अकाउंट में ही जमा हो जाया करेगी। ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ। अभय ने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए कहा। अरे वाह, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे गवार बाप को अपने इस आलीशान घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें उनके पास एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगी। वह तो बस पैसों की वजह से मजबूरी में तुम्हें वहां भेजना पड़ता था, पर अब यह समस्या भी खत्म हो गई। हमें बैठे बिठाए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा मुर्गा फंसाया है तुमने, अभय की पत्नी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा।
दूसरी तरफ महेंद्र जी ठाकुर साहब के घर में काम करते रहे। उनसे ज़्यादा काम तो नहीं होता था, फिर भी वे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते। एक दिन वह गार्डन की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आ गया और वे ज़मीन पर गिर गए। तो ठाकुर साहब के लड़के ने उन्हें दौड़कर उठाया, उस कुर्सी पर बिठाया और चिंतित होते हुए बोला, चाचा जी, जब आपसे अब काम नहीं होता तो आप छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? अब आपको आराम करना चाहिए। आप अपने बेटे के पास शहर क्यों नहीं चले जाते? आप यहाँ रहेंगे तो बिना काम के नहीं मानेंगे। आपका ज़मीर यह गवाही नहीं देगा कि आप हमारे घर में बिना काम किए रहे। हम सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तभी वहाँ ठाकुर साहब आ गए और वे अपने बेटे से बोले, हाँ बेटा, अब है आया था। उसने हमसे कहा है कि शहर में वह बहुत छोटे घर में रहता है, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, उसकी तनख्वाह भी बहुत कम है। जब 1 साल बाद उसकी तरक्की हो जाएगी और तब वह बड़ा घर ले लेगा और महेंद्र जी को अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन महेंद्र जी, अब आप काम नहीं करेंगे, मैं इनकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लूँगा। आप ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। अपने पिता की बातों से ठाकुर साहब का लड़का चौंकते हुए बोला, क्या कहा पापा आपने? वह एक कमरे के मकान में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है। हाँ बेटा, अभी 1 महीने पहले ही अभय आया था, उसने मेरे सामने ही कहा है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ठाकुर साहब ने अपने बेटे से चकित होते हुए पूछा। पापा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभय ने चाचा जी से और आप सबसे झूठ बोला है। वह शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है और बड़े से बंगले में रहता है, और जहाँ वह रहता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके साथ उनके सास ससुर भी रहते हैं। तू सच कह रहा है, पर तुझे कैसे पता है? ठाकुर जी ने अपने बेटे से आश्चर्य से पूछा। एक बार मैं अपने एक दोस्त से मिलने उसी कॉलोनी में गया था, वहाँ मैंने अभय को देखा। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि वह आगे निकल गया। तब मैंने पड़ोसी से पूछा कि वह किसका घर है, तो मुझे सारी सच्चाई पता चली। और आप लोग कह रहे हैं कि अभय छोटे से घर में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है, जबकि वह कार चलाता है। उसके पास अपनी 2-2 कारें हैं। बेटे की बात सुनकर ठाकुर जी को अभय पर बहुत गुस्सा आया और महेंद्र जी अपने बेटे के विश्वासघात से अंदर तक टूट गए और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली और उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। महेंद्र, तुम रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी ने पूछा। मालिक, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, जिससे बेटे को मैंने नौकर का काम करके पाला, पढ़ाया लिखाया। उस बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने झूठ बोला कि वह छोटे से किराए के घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है। वह मुझे मिलने नहीं आता था, वह तो यहाँ मेरे पैसे लेने आता था। इस बार उसने मुझसे कहा है कि वह 1 साल तक नहीं आ पाएगा। मैं अपनी तनख्वाह मालिक से कहकर सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूं। मालिक, उस दिन वह मुझ पर गुस्सा इसलिए कर रहा था कि मैं उसे कह रहा था कि वह मुझे अपने साथ लेकर चले, लेकिन वह अपने साथ मुझे रखना ही नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। महेंद्र जी की आवाज़ में दर्द दिखाई दे रहा है और वह फूट फूट कर रोने लगे। अभय इतना नीचे गिर जाएगा सपने में भी नहीं सोचा था, ठाकुर साहब ने गंभीर लफ्जों में कहा। महेंद्र जी रोते हुए बोले, मालिक, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे अपने घर के किसी कोने में शरण दे दीजिए। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूँगा। मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दे दिया करना। महेंद्र जी ने विनती करते हुए कहा। ठाकुर जी ने महेंद्र जी के हाथों को थामते हुए कहा, महेंद्र, तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमने तुम्हें कभी इस घर का नौकर नहीं समझा। महेंद्र जी ने अब सोच लिया था
कि यही उनका असली परिवार है और अब वह बेटे के झांसे में नहीं आएंगे। महेंद्र जी ने अपने बेटे के अकाउंट में पैसे डालने से भी इनकार कर दिया। पैसे अकाउंट में ना आने पर अभय ने कई बार महेंद्र जी को कई फ़ोन किए, लेकिन उन्हें एक बार भी अभय का फ़ोन नहीं उठाया। जब महेंद्र जी ने फ़ोन नहीं उठाया तो अभय पैसे लेने अपने पिता के पास पहुंचा, लेकिन महेंद्र जी ने अपने बेटे को बेरुखी से जवाब देते हुए कहा, मैंने भिखारियों को अब खैरत देनी बंद कर दी है। तुम जैसे स्वार्थी औलाद पाने से अच्छा होता कि भगवान मुझे कोई औलाद ही नहीं देता। अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मर गया तुम मेरे लिए। आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। अभय सक पकाता हुआ बोला, ये क्या बोल रहे हैं पापा? बेटे को झूठ बोलता देख महेंद्र जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें तड़ातड़ अभय के 2 थप्पड़ जड़ दिए। बंद कर अपना ये नाटक, मुझे सब पता चल गया है। और क्या कहा था तूने कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात में है। तू अपने सास ससुर को पाल सकता है, उन्हें अपने घर में रख सकता है, लेकिन अपने बूढ़े पिता के लिए तेरे घर के किसी भी कोने में जगह नहीं है। अगर इतनी ही तुझे पैसों की भूख है तो अपने सास ससुर से बोल, वह कमा कर देंगे तुझे। तूने जो मेरे साथ किया है, देखना कल को तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही करेगी। और इस लाचार बाप की बद्दुआ है, और बुजुर्गों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि तूने जो गुनाह किया है वह माफी के काबिल नहीं है। अपने पिता के कहे शब्दों से अभय अंदर तक कांप गया। उसे उसका भविष्य उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता को पैरों पर गिरकर बोला, पापा ऐसा मत कहिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। माफ़ कर दीजिए पापा, एक मौका दे दीजिए मुझे प्रायश्चित करने का और मेरे साथ चलिए। लेकिन महेंद्र जी ने बेटे की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। अभय चुपचाप वहाँ से लौट आया। वह खुद अपनी ही नज़रों में आज गिर चुका था। घर जाकर जब पति ने उससे पूछा कि उस बुड्ढे ने पैसे क्यों नहीं भेजे, मर तो नहीं गया, उस दिन अभय से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी पत्नी के एक झापड़ जड़ दिया और चिल्लाता हुआ बोला, तुम्हारे लालच की वजह से मैंने अपने भगवान समान पिता को खो दिया, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरे सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घर में नौकर बनकर गुजार दी। कहकर अभय फूट फूट कर रोने लगा। इतने में अभय की सास बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? चुप रहो आप, शर्म नहीं आती अपने दामाद के घर में ऐसा करते हुए? आप लोगों के लिए मैंने अपने पिता को ठुकरा दिया, लेकिन बस अब और नहीं। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अभी भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, और अपनी इस नालायक बेटी को भी अपने साथ लेकर जाएं। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अभय की पत्नी अपना दांव उल्टा पड़ता देखकर गिड़गिड़ाकर उसके पैरों में पड़ गई और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अभय ने तीनों को घर से बाहर निकाल दिया और सब कुछ बेचकर चल पड़ा अपने पिता के पास। वहां पहुंचकर अभय ने अपने पिता को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, पापा अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अपने बेटे की आंख में प्रायश्चित के आंसू देख महेंद्र जी ने अभय को गले से लगा लिया और दोनों बाप बेटा गले मिलकर खूब रोए। बाप बेटे का ऐसा मिलन देख सभी की आंखों से आंसू छलक आए थे। देर से ही सही, लेकिन आज एक पिता की परीक्षा का फल उन्हें मिल चुका था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।